हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डेविस की नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का एक छोटा सा आइडिया देख चुके हैं, जिसमें उसने टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, स्ट्रक्चर और प्रोसेस को उतना नहीं दिया। डेविस की नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज से होते हुए निकलती है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर और प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या रोल प्ले करते हैं लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन में, यानी कि ज़मीन की सतह के बनने में। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है एक लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन का। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर डेविस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेविस ने स्टेज और टाइम को ज़्यादा अहमियत दी थी। ठीक है, अगर अब ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं लैंडफॉर्म के एवोल्यूशन में। ठीक है, जो रॉक का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ चीज़ें डिटरमाइन करता है, जैसे कि फोल्ड, उस रॉक में फोल्ड है कि नहीं है। ठीक है, फोल्ड्स, ठीक है, उसमें मिनरल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो, अगर स्ट्रक्चर में अगर कोई पत्थर है या फिर कोई रॉक है, उसमें अगर फॉल्ट या फोल्ड है, वो फोल्ड रॉक है या फॉल्ट रॉक है, उसमें कहीं दरार है, कुछ है, तो उसका इरोजन जल्दी हो जाएगा, उसका जो फीचर है वो जल्दी चेंज हो जाएगा। उसका मिनरल कंपोजिशन क्या है ये भी डिपेंड करता है, यानी कि कौन से केमिकल से मिली हुई है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन ये दोनों महत्व रखते हैं, क्योंकि जिस टाइप की रॉक होगी उसी टाइप का उसमें इरोजन होगा। ठीक है, उसमें रॉक में जॉइंट्स हैं कि नहीं, साइज़ क्या है, किस स्लोप पर है, ठीक है, और उसकी हार्डनेस क्या है। अगर रॉक हार्ड होगी तो उसका इरोजन कम होगा, रॉक सॉफ्ट होगी तो उसका इरोजन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो रॉक नॉर्मली क्या है, दो टाइप में है, एक तो हार्ड रॉक और एक सॉफ्ट रॉक। अब देखो, हार्ड रॉक को रेजिस्टेंट रॉक और सॉफ्ट रॉक को नॉन रेजिस्टेंट रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मानो सिंपल कि हार्ड रॉक जो है वो इरोड होने में, यानी कि उसका कटाव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और सॉफ्ट रॉक जल्दी कट जाएगी। ठीक है, प्रोसेस जो है वो अलग अलग डिफरेंट एक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर इस पे हार्ड रॉक पे कोई प्रोसेस लग रहा है हार्ड रॉक पे, और वही सेम प्रोसेस इस पे हो रहा है सॉफ्ट रॉक पे, तो कौन सी पहले रोड होगी? पहले होगी सॉफ्ट रॉक रोड, और हार्ड रॉक होगी बाद में, क्योंकि वो मजबूत ज़्यादा है। ठीक है, तो सेम यही है, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन अगर हम लें, तो जो लाइम स्टोन है और कैल्शियम है, ये क्या है, ड्राई कंडीशन में हार्ड होते हैं। ठीक है, और यही लाइम स्टोन और कैल्शियम हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो अगर कोई रिवर है तो लाइम स्टोन को जल्दी से कट कर देगी अगर कंडीशन हॉट और ह्यूमिड है तो, और लेकिन कंडीशन अगर ड्राई है तो रिवर उसका इरोजन बहुत स्लो कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि टाइम के साथ कुछ भी हो जाएगा, उसमें स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर चलो हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं वो डिफरेंट रेट पे अलग अलग ऑपरेट होते हैं, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी रहती है। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी क्यों रहती है? क्योंकि अलग अलग वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अर्थ सरफेस जो है वो अलग अलग लैंड फीचर्स इसीलिए हैं उसके, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस जो है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है। जैसे कहीं माउंटेन है तो कहीं समतल एरिया है। ठीक है, कहीं छोटे छोटे पेनिप्लेन्स हैं, तो ये अलग अलग फीचर्स क्यों हैं? इसकी प्रोसेस की इंटेंसिटी की वजह से। इंटेंसिटी जहाँ हाई है वहाँ पे ज़्यादा इरोड हो गया, जहाँ इंटेंसिटी कम हो वो। और ये इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करी? क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। अगर प्रोसेस को फेवर कर रही है तो वो जल्दी लैंडफॉर्म का फीचर चेंज होगा। ठीक है, मेन ऐसे देख के चलो। सोचो, अगर कोई हार्ड रॉक है, रॉक कैसी है? हार्ड। ठीक है, और सामने इस पर प्रोसेस, अगर यानी कि इस पर जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर द्वारा हो रहा है। अगर रिवर की स्पीड हाई है तो इसका इरोजन होना भी जल्दी होगा। ठीक है, फास्ट होगा, यानी कि अगर इसकी स्पीड फास्ट है तो इसका इरोजन भी फास्ट होगा। लेकिन हार्ड रॉक है और रिवर की स्पीड लो है तो इरोजन स्लो होगा। ठीक है, अब सेम केस लेते हैं, हमारे पास जो रॉक है वो सॉफ्ट है और रिवर की स्पीड हाई है तो फास्ट होगा, और सॉफ्ट रॉक और अगर रिवर की स्पीड भी स्लो तो कैसा होगा? न्यूट्रल, यानी कि स्लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी इस तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि हार्ड रॉक को भी अगर प्रोसेस की इंटेंसिटी हाई है तो वो उसको इरोड कर सकता है। तो इस तरह से प्रोसेस का भी महत्व है किसमें? लैंडफॉर्म के बनने में। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। देखो, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस, इनमें से भी कौन ज़्यादा महत्व रखता है, तो बहुत सारी स्टडी से ये शो हुआ है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। क्यों? स्ट्रक्चर ही तो प्रोसेस को बताता है, यानी कह सकते हैं उसको परमिशन देता है खुद को इरोड करने की। अगर रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड है और इस प्रोसेस की इंटेंसिटी कितनी भी तेज है, देखो जो इंटेंसिटी होती है प्रोसेस की वो हमेशा सेम नहीं रह सकती। रॉक एक बार हार्ड बन गई तो बन गई। इंटेंसिटी क्या है? क्लाइमेट के साथ में चेंज होगी। क्लाइमेट चेंज होगा, इंटेंसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। तो क्लाइमेट का स्तर रहना बहुत, बोल सकते हैं लाइक इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, तो इंटेंसिटी भी अप डाउन होती रहेगी। जिस वजह से क्या होता है कि रॉक या स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट फीचर है लैंडफॉर्म के एवोल्यूशन में, प्रोसेस और इसमें देखने पर। ठीक है, समझ गए हो गया। अभी देखो जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो किससे बने हैं? ठीक है, वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और एंडोजेनेटिक प्रोसेस से बने हैं। एंडोजेनेटिक से कैसे? जैसे वोल्केनो अंदर से होते हैं, इवॉल्व होते हैं, वोल्केनो आए, उससे क्या हुआ? माउंटेन बने, हाइट इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस उसके ऊपर हावी हो गए, उन्होंने क्या किया? इसको इरोड करते 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 लो लैंड बना दिया। ठीक है, नीचे प्लेन्स बना दिए। तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा लैंड फॉर्म इवॉल्व होता है, यानी कि बनता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस से इनका एवोल्यूशन होता है लैंड फॉर्म्स का। अब एक बात बताओ, कोई भी लैंड फॉर्म है क्या वो सिर्फ एक प्रोसेस से बन जाएगा? कहने का मतलब है कि उस पर कोई एक प्रोसेस काम किया तो वो उसी प्रोसेस से पूरे उस लैंड फॉर्म का जो रूप है आज, क्या वो सिर्फ सिंगल प्रोसेस से होगा? नहीं होगा, उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस लगते रहते हैं। जैसे कभी विंड उसको इरोड करती है तो कभी रिवर, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस। जब नदी में पानी ज़्यादा है तो नदी के साइडवर्ड इरोजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन ऐसा हो चुका है कि वहाँ नदी सूख चुकी है तो वहाँ भी इरोजन होगा, लेकिन अलग अलग टाइप से। बरसात से हो रहा है, केमिकल इरोजन हो रहा है, विंड से हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी लैंडफॉर्म सिंगल जियोमॉर्फिक प्रोसेस से इवॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है कुछ पार्ट्स में, जिसके शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं एग्जाम में, तो आइए उनको देखते हैं। ऐसा समझो, पहला है सिंपल। सिंपल लैंडफॉर्म, सिंपल लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होते हैं जो सिर्फ वन जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बने हुए होते हैं। ऐसा कोई लैंडफॉर्म हो सकता है जो वन सिर्फ सिंगल जियोमॉर्फिक प्रोसेस से ही बना हो? नहीं हो सकता ना, तो ये सिर्फ थ्योरी के लिए है, ऐसा कोई लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर पे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो टू और मोर जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बने होते हैं, और वर्ल्ड के मैक्सिमम लैंडफॉर्म्स कंपाउंड लैंडफॉर्म है। कौन से? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन रियलिटी में जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारे पास में वो कौन से हैं? कंपाउंड लैंडफॉर्म या कॉम्प्लेक्स लैंडफॉर्म, जो दो या दो से ज़्यादा जियोमॉर्फिक प्रोसेस से इवॉल्व हुए हैं, बने हैं। ठीक है, तीसरे टाइप का अगर लैंडफॉर्म है तो वो है मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब सिर्फ सिंगल साइकिल ऑफ इरोजन। ये भी ऐसा समझो कि सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर केस है। अगर कहीं मिलेगा तो कोई एक आध लैंडफॉर्म जो कि अभी इवॉल्व हुआ है, यानी कि जो था ना सबमर्जेंस इमरजेंस वाला केस, जिसमें से कि अभी हाल फिलहाल में कोई लैंडफॉर्म निकला है, और वो लेकिन लोकल लेवल पे मिलते हैं, छोटा सा टुकड़ा कोई, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर है। सिंगल साइकिल ऑफ इरोजन से कोई बनता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि बनता नहीं है का मतलब ये है कि वो काफ़ी सारी साइकिल ऑफ इरोजन से निकल चुके होते हैं। फिर आता है पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, लैंडफॉर्म ये टू और मोर साइकिल ऑफ इरोजन से निकले होते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ इनके शॉर्ट्स नोट्स आते हैं एग्जाम में, तो वो लिखने के लिए बस इतना याद रखो, 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं कभी कभार। तो पॉलीसाइक्लिक को मल्टीसाइक्लिक लैंडफॉर्म भी बोला जाता है। एक और लैंडफॉर्म होते हैं डिसरप्टेड लैंडफॉर्म। ठीक है, या एक्ज्यूम लैंडफॉर्म, जो ज़मीन के अंदर से निकले होते हैं। जैसे कि कहीं समुद्र का जल स्तर कम हो गया तो वहाँ कुछ ज़मीन का टुकड़ा निकला है, वो लैंडफॉर्म होते हैं। तो उनके बारे में हमारे एग्जाम में है नहीं, सिलेबस में नहीं है, तो उसको ज़्यादा हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ये हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम इसको अगर नहीं समझेंगे तो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जो अर्थ का इंटीरियर है उसको क्या है, अगर हम उसके बारे में जानकारी लें, यानी कि उसकी स्टडी करें, तो दो टाइप से करेंगे, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं? नेचुरल तरीके से हम कर सकते हैं वॉल्केनोज को स्टडी करके, ठीक है, मेटेरियल्स को स्टडी करके और
सिस्मिक वेव्स को स्टडी करके। आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम देखें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डीप ओशियन ड्रिलिंग करके, यानी कि समुद्र में ड्रिलिंग करके, या फिर माइनिंग करके, कॉन्टिनेंट के ऊपर माइनिंग करके। दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ की हम स्टडी में क्या क्या पता करते हैं, जनरली हम उसकी फिजिकल फीचर्स पता करते हैं और केमिकल कंपोजिशंस पता करते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आता है आपका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है उतना टाइम आ गया, ठीक है। डेंसिटी और प्रेशर, फिजिकल फीचर्स, ठीक है, और सॉरी फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। फिर केमिकल कंडीशंस उसकी, यानी कि अंदर कंपोजिशन क्या है, किस टाइप की रॉक है, कौन सी रॉक है, ठीक है, कौन से मिनरल्स किस मात्रा में है, ये सब केमिकल कंपोजिशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के टेम्परेचर का बात करें तो देखो, जनरली ऐसा माना जाता है कि हर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और अर्थ का जो इंटीरियर है उसका टेम्परेचर 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस अज्यूम किया गया है। बट अगर हम ये जनरल रूल लेके चलें ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो अर्थ के कोर तक पहुँचते पहुँचते उसका टेम्परेचर, तो ये फिर कैसे इतना है और इसमें तो बहुत फ़र्क है। तो देखो, जो अपना अर्थ है, फिर बाद में फर्दर स्टडीज से पता लगा कि जो अंदर का 100 किलोमीटर तक का जो क्रस्ट है अपना, ठीक है, उसका टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज़ होता है, यानी कि 1 डिग्री पर 32 मीटर जाने पर इंक्रीज़ होता है। तो 100 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर सच में इतना तेज इंक्रीज़ होता है, उसके बाद में फिर वो डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इस तरह से इसका टेम्परेचर वेरी करता है। इसके कोर का टेम्परेचर इस वजह से 4000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। देखो, जो अपनी क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे एक लेयर है, या एक पतली लेयर है मैग्मा की, उसको बोला जाता है एस्थोनोस्फियर। वो ना ही रॉक है, मतलब सॉलिड में है, और ना ही वो लिक्विड में है। वो किस रूप में है, वो है जेली लाइक, ठीक है। लावा या मैग्मा जो होता है ना, वॉल्व होता है, वो उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फीचर है प्रेशर, फिजिकल कंडीशन। तो देखो, जाहिर सी बात है, अगर हम अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज ही होगा, और प्रेशर इंक्रीज, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो अर्थ सरफेस पर, और नीचे जाएंगे तो किसका वेट ऑफ द रॉक्स का वेट बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो, इससे क्या होता है, अगर ये बात सच है कि अर्थ का प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो कोर है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अर्थ का जो कोर है उसको सॉलिड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वैसे तो उसमें आयरन और जिंक हैवी मटेरियल्स हैं, लेकिन फिर भी ये वाला भी एक फीचर है कि प्रेशर की वजह से और इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाके अपना कोर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी नीचे जाते जाते इंक्रीज होगी, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा वैसे नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज में पहला वॉल्केनो, तो जैसे इधर देखते हैं, वॉल्केनोज के थ्रू हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखो, लावा ज़मीन के अंदर से निकल के आता है, वो जब बाहर आएगा तो हम उसको स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन सी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उससे हमें क्या पता लगेगा कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सा मिनरल है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि किस मात्रा में कौन सा मिनरल मिल रहा है। तो हम वॉल्केनो की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो अपना लावा है वो 60 से 70 किलोमीटर की डेप्थ से ही निकल के आता है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 किलोमीटर की डेप्थ तक हम लोग विद द हेल्प ऑफ वॉल्केनो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम पता लगा सकते हैं, उसके नीचे इसकी लिमिट नहीं है। तो इससे सिर्फ हम लोग कहाँ तक की स्टडी कर सकते हैं, 200 किलोमीटर तक है। तो इसके बारे में बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, मेट्रॉइड्स, ठीक है। दूसरा मेट्रॉइड्स से कैसे हम स्टडी करते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सारी चीज़, जितने भी अर्थ, सन या जितनी भी बॉडीज़ बनी हैं, उनका जो कंपोजिशन है, यानी उनका जो निर्माण हुआ है, क्योंकि गैलेक्सी बनी एक साथ ही बनी होगी, ठीक है। तो लगभग मोर और लेस सेम तरीके से हुआ है और सेम कंपोजिशन है उनका। तो सेम कंपोजिशन की वजह से जब मेट्रॉइड्स ऊपर से आके अर्थ सरफेस से टकराते हैं तो क्या होता है, जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उसका आउटर कोर है वो जल जाता है, और उसका इनर कोर ज़मीन तक पहुंचता है। तो उसकी इनर कोर की हम स्टडी करके इनडायरेक्ट फॉर्म में अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम अर्थ की इंटीरियर को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है कि वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा फॉर्म है सिस्मिक वेव्स,
ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।